अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी सारे मामलात हैं, कुछ लोगों के, हमारे व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी हैं, कुछ गिले शिकवे भी हैं। जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुतल्लिक भी एक मामला है, मरियम नवाज से मुतल्लिक भी एक मामला है। उन पैनल की बात करते हैं, शुरू करते हैं सदारती रेफरेंस पे जो सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई है। हाँ, वो उन्होंने आज राय अनाउंस कर दी है और वो रेफरेंस ये था कि ओपन बेल्टिंग होनी चाहिए सेनेट में, या जो सादा ज़बान में अगर हम कहेंगे ओपन बेल्टिंग या सीक्रेट बेल्टिंग, जी ये आईनी मामला है या कानूनी मामला है। अच्छा, ये जो जजमेंट आई है ना, इसमें चलो ये बात तो इसका जवाब दे दिया, कुछ ऐसे सवालात के जवाब भी उन्होंने दे दिए हैं जी जो पूछे ही नहीं गए थे। ठीक है ना। और एक मामला तो ऐसा है कि सवाल गंदम जवाब चना, जैसे वो हम पीसीओ जजेस थे ना, जब मुशर्रफ का दौर था तो पीसीओ आया और शाहद हसन खान की सरबराही में एक सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी जी, तो उन्होंने उनको 3 साल दे दिए थे कि 3 साल बाद आप इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें ये हुकूमत ने मांगा ही नहीं था उनसे कि जनाब वो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर कहीं रुकावट आए ना परवेज मुशर्रफ को अमूर चलाने में जी, तो वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। ये जो इनका आया है, राय जो आई है, ये मुझे ना वही याद आ गया थोड़ा सा। ठीक, देखें ना, अब मेरे सामने जजमेंट पड़ी है, इसका पेज है 3 जी, ठीक है ना। उसमें जो सवाल भेजा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना, वो ये था कि ये हमें बता दें कि क्या जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत उसी तरह आइनी इलेक्शन है जिस तरह सदर का होता है, स्पीकर कौमी असम्बली का, डिप्टी स्पीकर का, सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का, और सूबाई असम्बलियों के स्पीकरों का, या फिर ये जो इलेक्शंस एक्ट है 2018 उसके ताबे आता है जी। ये एक सवाल था, ठीक, इसका जवाब देना था। या अफरीदी साहब ने कहा कि ये तो यार कोई सवाल है कहता जवाब की दी गई, आइन लिखा है अंडरस्टूड, इसका क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा इसको वापस करें, उसकी रीजनिंग देंगे जी। इन्होंने शार्ट अब जो ओपिनियन है वो जारी कर दी है, ठीक, रीजनिंग अभी देनी है इन्होंने कि हमने क्यों ये फरमा दिया है, इसका वो तो वजूहात बयान करेंगे, अपनी तफसीली ठीक जो राय देंगे। अब इसमें उन्होंने ये कहा है, एक तो ये कह दिया कि ये उसके तहत है, आइन के तहत है, आइनी इलेक्शन है, और इसको सीक्रेट बेल्टिंग, यहाँ तक ठीक है, ओके, जवाब आ गया। अब वो थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब जो है ना आपका इलेक्शन कमीशन वो शफाफ बनाए, फेयर बनाए, कोई ना हो, और वो एक पुरानी जजमेंट का हवाला दे रहे कि उसमें जो तफवीज़ किए गए थे इनको इख्तियारात मुख्तलिफ कवानीन के तनाज़ुर में जी, और वर्कर्स पार्टी का केस था, बड़ा मशहूर है वो, आवाद मिंटो साहब ने जो सीनियर वकील हैं उन्होंने वो पिटीशन फाइल की, तो उसमें काफ़ी उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा पेश किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को शफाफ और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, वो बड़ी तफसीली जजमेंट है। और उसमें अब ये कह रहे हैं कि वो शफाफ नहीं, चलो ये भी ठीक है, इन्होंने पूछा नहीं था वैसे कि शफाफ होनी चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि शफाफ बने। अब वो आगे जाके ये फरमा रहे हैं कि जनाब आर्टिकल 222 जो है आइन का, उसके तहत भी वो जो उनको इख्तियारात मिले हुए हैं, कोई रूल्स बने हुए हैं, वो काम करे, और साथ ही कहते हैं 222 का जो है वो अजरा जो है या मंजूरी जो है उसके तहत वो देती है पार्लियामेंट। ठीक, अब 222 ये कहता है कि सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट यानी सेनेट और कौमी असम्बली की तश्कील के लिए ज़रूरी जो है वो इक़दामात या जो काम ज़रूरी हैं उनकी मंजूरी देगी पार्लियामेंट। ठीक, लेकिन पार्लियामेंट जो है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे तो खतरा पड़ गया था ये 222 देख के ना, कि इसका जिक्र जो उन्होंने कर दिया है
कि ये ना हो कि 222 के तहत कोई ऑर्डिनेंस ले आए। हाँ। इसलिए मैं कह रहा था, देखिए वो कौमी असेंबली का इजलास कहीं उन्होंने वो तो नहीं कर दिया, खत्म तो नहीं कर दिया कि 2 को फिर बुला ले कि रातों रात ऑर्डिनेंस जारी हो जाए। ये वो खैर अल्लाह का शुक्र है, बचे तो कि कल भी इजलास है, परसों भी इजलास है, उसमें तो वो निकल गया। अब जो अहम मामला है जो एजाजुल एहसन साहब बार बार फरमा रहे थे कि जनाब कोई कोड बार लग जाए ताकि पता चल जाए कि ये कौन है, या कोई नाम शाम लिखा जाए वगैरह वगैरह, ट्रेसेबल हो जाए और ट्रेसेबल हो जाए। और वो ये कह रहे थे कि जनाब कोई एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होती, कोई दायमी नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती, बार बार ये कह रहे थे। आज उन्होंने जो इसमें है ना एक चीज शामिल कर दी है, ये उसमें सब पैरा 5 है। उन्होंने वहां कहा जाए जनाब कि इसका फैसला ना, अब आते हैं हम सीक्रेसी ऑफ बैलेट के मामले की तरफ, वो फरमा रहे हैं, ठीक सुप्रीम कोर्ट फरमा रही है। तो वगैरह इसका तो हमने फैसला पहले हो चुका हुआ है, 5 रुकनी बेंच ने कर दिया हुआ है, और उन्होंने हवाला दे दिया हुआ है नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन एंड अदर्स, ठीक केस। ये PLB 1967 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा है इसका 466, ठीक, उसका उन्होंने हवाला दे दिया है कि उसमें है कि जनाब ये ना अगर सीक्रेसी दायमी और मुकम्मल नहीं होती, और अगर वो आउट हो जाए कोई चीज़ ऐसी जी, तो फिर इलेक्शन बरकरार रहता है, इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस जजमेंट का के तनाज़ुर जो हवाला दिया उन्होंने, बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये फरमा रहे हैं, और मेरा भी ख्याल यही है कि ये मैच नहीं करती, ये रेलिवेंट नहीं है। मैंने भी ये सवाल करना था। अच्छा, अभी तो 73 के आइन के तहत चल रहा है। हाँ, नहीं, ये रेलिवेंट किसी, मैं अभी साबित करता हूँ कि रेलिवेंट कैसे नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन 1973 वाली बात भी आपकी बजा कि तशरीह हो रही है 1973 के आइन की, और ये जो है ये है एक और कानून था इलेक्टोरल कॉलेज का जी एक्ट था, और एक 1962 का आइन था उसके तहत। लेकिन वो जो आइन में एक जैसे आर्टिकल्स है ना, और उसके बारे में अगर 56 के आइन में, 62 के आइन में जो एक जैसे आर्टिकल्स हैं जी, बस सीक्रेसी वाला एक्ट हमारे 226 है, वहाँ में भी वो 175 से इस तरह का था, ठीक। तो वो तो वही उनकी तशरीह तो जारी, लेकिन ये रेलिवेंट क्यों नहीं है, ये मैं साबित। अब मैं कुछ बताऊं क्या, मुख्तारा माई वाला केस आपने सुना होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। मुख्तारा माई एक खातून थी, जितोई उधर का कोई इलाका था, वहाँ उसके साथ को पंचायत में ज्यादती हो गई, वो मुकदमा दर्ज हो गया। तो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने वो पंचायती जितने भी थे और जिन्होंने उसके साथ ये ज्यादती की थी, तो वो उनको सजाए मौत और इस तरह की सजाएं सुना दी। वो मामला चले गया अपील में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच थे, जस्टिस अनवार अल्लाह, जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, उन्होंने मुल्ज़िम सारे बरी कर दिए। अब मुख्तारा माई वाले केस में पूरी दुनिया की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, पूरी दुनिया का मीडिया वो इधर ही नजरें गाड़ के बैठा हुआ था। जब वो बरी हो गए तो एकदम रोला पड़ गया। अब वफाकी शरी अदालत ने एक सो मोटो ले लिए, उनका ये हदूद लाश का केस बनता है, तो हाई कोर्ट तो सुन ही नहीं सकती थी इसको, ये तो अपील हमारे पास आनी चाहिए थी। उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके और नोटिस जारी कर दिया कि आइन जनाब ये तो हमारे पास लेके आए केस। अब जो वफाकी शरी अदालत जो आलमी तनाज़ुर में तो बड़ी बात थी कि अब वफाकी शरी ने बड़ा काम कर दिया, वो जजमेंट पे जब देखा गया, उन्होंने कुछ जजमेंट्स के हवाले दिए हुए थे कि हदूद लाश के जो केस हैं वो आम अदालतों में नहीं चल सकते। हाई कोर्ट की बजाय उसकी जुरिस्डिक्शन जो है एपलेट जुरिस्डिक्शन, वो वफाकी शरी अदालत है। वो 3-4 जजमेंट्स उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर कोर्ट की, ठीक, लेकिन वो तमाम जजमेंट्स इररेलेवेंट थी, ठीक, गैर मुतल्लका। वो इसलिए थी कि जिस वक्त की वो जजमेंट्स थी उस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी का कानून आया ही नहीं था।
इंसदाद दहशत गर्दी का कानून आने के बाद ये एक तयशुदा अमर बन गया कि ज्यादती का केस भी हो लेकिन उसमें दहशत गर्दी की दफात लग जाए तो उसकी एपलेट जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास होगी। ठीक। और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। उसने दोनों अदालतों का रिकॉर्ड अपने पास मंगवा लिया, सारे बंदे दोबारा अंदर कर दिए और फिर आखिरकार 2-3-4 साल बाद वो बरी करना पड़े सुप्रीम कोर्ट को भी। ये जजमेंट जो है ये मुख्तारा माई वाली जजमेंट है। मुख्तारा माई वाली केस में जो वफाकी शरई अदालत ने किया था, ये इस केस का हवाला जो दिया है उन्होंने वो इस तरह है। अब नियाज अहमद बनाम अजीजुद्दीन वाले केस का थोड़ा सा मैं पस मंजर बता दूं। वो ये था कि कराची में कोई इलेक्शन हो रहे थे। अब मैं इलेक्शन देख लूँ वो क्या थे, क्योंकि वो मैंने नोट किया था कहीं पे। इलेक्टोरल कॉलेज एक्ट 1964 के तहत ये बीडी मेंबर नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बीडी मेंबरों का 2 बीडी मेंबर थे मध्य मुकाबल नियाज अहमद और अजीजुद्दीन। ठीक ठीक ठीक। अब इलेक्शन हो रहे हैं, वोट गिने गए हैं, तो कुछ वोट होते हैं चैलेंजेबल, उनको चैलेंज किया जाता है। उसने कोई चैलेंज किया कि ना मेरे के ऊपर कोई निशान निशून लगे होंगे, तो ये कोई 48 वोट थे। ठीक। उन्होंने कहा जी ये चैलेंजेबल है, इनको अलग कर दे। उसको अलग करके ना उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, बता दिया कि अजीजुद्दीन जीत गया है। ठीक। लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं यार, इनको ना शामिल कर लें, जो चैलेंजेबल वोट है ना इनको भी शामिल कर लें गिनती में। जब दोबारा गिनती की गई तो नियाज अहमद जीत गया। ठीक है ना। अब अजीजुद्दीन साहब चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, ये उन्होंने 19 मार्च 1965 को जजमेंट दी कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसका फैसला करेगा, हमने नहीं कहा। ठीक। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 9 सितंबर 1965 को वो मुस्तरद कर दी अजीजुद्दीन की दरखास्त, इलेक्शन पिटीशन उसका से। अब अजीजुद्दीन ने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में वहीदुद्दीन अहमद साहब थे और जस्टिस अनवार अलग थे, उनके पास वो केस लग गया। उन दोनों के तजाद आ गया। एक कहे कि नहीं, इसको सीक्रेसी का जो कानून है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत ये तो ओपन हो गया, पता चल गया यार ये तो किन लोगों की वोट है, क्योंकि उसने पीछे जो थे ना चैलेंजेबल वोट, उनके बंदों के नाम भी लिख दिए, तो इस तरह था ना। तो अब फिर वो जस्टिस फारूकी थे एक, ठीक है ना, वो रेफरी जज के तौर पे उन्होंने फैसला किया। अब जस्टिस फारूकी जो है वो जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद के साथ मिल गए। उनका हाँ ये बात ठीक है, सीक्रेसी होनी चाहिए, तो ये उन्होंने अलाउ कर दी और उन वोटों को अलग कर दिया और अजीजुद्दीन को कहते ओ तू जीत गया। अब नियाज अहमद साहब चल गए सुप्रीम कोर्ट। उनकी जो अपील है उसका हवाला जो दे रहे हैं, जो आज वाले केस में दे रहे हैं। अब वो जो केस था वो सुना था, बड़े नाम है वो, कार्निलियस साहब थे, चीफ जस्टिस, उनका बेंच था। एस.ए. रहमान साहब थे उस बेंच में। एस.ए. रहमान साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं। ठीक। फजल अकबर साहब थे, बड़ा नाम था। हमूदुर रहमान साहब, हमूदुर रहमान कमीशन, वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे। मोहम्मद यकूब अली खान, वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे। इनके बेटे थे याबर अली खान, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और ये उनके ससुर हैं, ससुर थे रमदे के। अच्छा, ठीक है ना। इस बेंच ने ये कहा, अब वो जो कह रहे हैं ना कि ये जनाब सीक्रेसी कोई एब्सोल्यूट नहीं होती, ये नहीं होती, उन्होंने पूरा ने इसकी छान पटक, पूरे कवानीन सामने रख के इसका उन्होंने ये नतीजा निकाला। उन्होंने कहा जी सीक्रेसी जो है ना, इस पे अमल दरामद करना नागजीर है, जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जो नागजीर हो कि ओपन हो जाता है बैलेट जी, तो बैलेट पेपर ओपन होने की वजह से इलेक्शन मनसूख नहीं हो सकते या इलेक्शन का नतीजा तब्दील नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि कोई अंधा बंदा है, नाबीना, अगर वो वोट डालने जाता है तो उसको एक असिस्टेंट दिया जाता है कि तू साथ जाके, जिसको वो कहता है, ये अब भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उसकी सीक्रेसी ना रही। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि ये जो गलती से निशान लगे हुए हैं या जो भी हैं, इसकी बुनियाद पे दोबारा नहीं हो सकता। उन्होंने ये नहीं कहा था
انہوں نے یہ آبزرویشن دی کہ سیکریسی ایبسولوٹ مکمل نہیں رکھی جا سکتی اور دوسرے یہ دائمی نہیں ہوتی, کبھی نہ کبھی پتہ چلنا ہوتا. یہ انہوں نے نقطہ نکالا تھا, وہ تو ووٹر کا ایشو تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا سیکریسی رکھنا ضروری ہے. بالکل. اب جو الیکشن اگر اس ججمنٹ کو مکمل سامنے رکھیں گے اس ججمنٹ کے ساتھ, جی, الیکشن کمیشن اس کا نتیجہ یہی نکالے گا کہ سیکریسی رکھنا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ کو لیک ہو جاتا ہے, کوئی بندہ دکھا دیتا ہے, پھر وہ اس کا ووٹ کینسل نہیں ہوگا, وہ ووٹ کنسیڈر ہوگا اگر وہ اس ججمنٹ کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ لے لیں کہ جناب اوپن کرتے ہو, ہر بندہ دیکھ سکتا ہے, یہ نہیں. پوری کوشش کرنی ہے سیکرٹ, اور نہ ہی اس کا مطلب یہ بنتا ہے اس ججمنٹ سے یہ نتیجہ نہیں. کل اجاز احسن صاحب فرما رہے تھے کہ جناب اس کو کر لیں آپ, کوئی بار لگا لیں اور یہ لگا لیں تاکہ اس کو پتہ, اگر الیکشن کمیشن کو پتہ چل گیا سیکریسی تو اسی وقت ہوگی, اس کو تو پتہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ نشاندہی تو ہو گئی نا. تو یہ ایک ایشو ہے تھوڑا سا. وہ الیکشن کمیشن دیکھیں کیا کرتا ہے الیکشن کمیشن. میرا تو خیال ہے کہ تھوڑی ضرورت دکھائے گا کہ نہیں جی, وہ پہلی بار بات ہے. پارٹیوں نے کوشش تو پوری کی ان کو دباؤ میں لانے کی. ہاں انہیں نے, وہ تو سارے جا رہے ہیں نا, وہ تو سب نے اپنا اپنا, وہ الیکشن کمیشن نے خود ہی کہا ہے نا, ان کی رائے لینی ہے نا, جو فری کین تھے سارے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ارریلیونٹ ہے, ٹھیک, اس سے متعلقہ ہے نہیں. یہ مختار مائی والا کیس جس کو وفاقی شہری عدالت نے جن عدالتی نظائر کی بنیاد پہ اپنے پاس منگوایا تھا, اسی طرح کی یہ عدالتی نظیر ہے. سر جتنے اچھے طریقے سے آپ نے وہ بتایا نا 64 والا معاملہ, آپ نے کئی بڑے بڑے صحافیوں کا پول کھول دیا ہے. کیا آج کئی بڑے بڑے صحافیوں نے ٹویٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ کیس ایک نابینا فرد کی درخواست پہ نہیں, ہاں اس میں یہ انہوں نے ایک مثال دی, ایک مثال کے طور پہ, لیکن وہ کہہ رہا تھا نا کوئی 48 ایک کو 350 ٹوٹل سے, وہاں 350 ووٹ کا ٹوٹل مسئلہ تھا. تو 350 ووٹوں میں سے 48 کچھ سم تھنگ ووٹ جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کی, انہوں نے لاک کر لیے. بعد میں جب وہ انہوں نے اس میں شامل کر لیا. بالکل. لیکن سر آپ نے مطلب صحیح ایگزیکٹ بات بتا دی. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ صحافی مس گائڈ کر رہے تھے اور میں بھی مس گائڈ ہو گیا, بار بار بچے, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں بھی اگر کوئی نابینا سینیٹر ہے, ایم پی اے ہے, وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو کسی کو ساتھ لے جائے, وہ تو ٹھیک ہے. ناگزیر وجوہات یعنی کہ انسان کے بس میں نہ رہے, پھر ہے انسان کے بس, انسان دے بسوں باہر ہو میں نکلنے, پھر سیکریسی آؤٹ روز میں دکھایا. یہ اس کا لب لباب ہے. سر یہی آفریدی صاحب نے ٹھیک کہا. ہاں یہ آپ ہے کہ سوال ہے یار, ویسے سوال بنتا بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. سر دوسرا معاملہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی نظر ثانی کیس کے بھی سماعت. اچھا ہاں وہ سوری میں کہہ رہا ہوں 100 جو آئین کا آرٹیکل تھا وہ 172 ہے. اچھا, اور جو ایکٹ ہے اس کا آرٹیکل تھا 45 اور 42, اور 45 5 جو ہے وہ اندھے والی بات جو میں نے کی ہے وہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 42 اس کا اس ایکٹ کا کہتا ہے کہ چیلنجیبل ووٹ یعنی جعلی ہے, یہ ہے, وہ ہے, پریشر کے ذریعے وہ والا. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ تو روکنے کی بات ہو رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے کہ پریشر روکا جائے. ٹھیک ہو گیا. سر وہ جس قاضی فائز صاحب کی نظر درخواست کی بھی سماعت کی آج, اور انہوں نے خود دلائل دیے. ہاں یار یہ جو نا عام تصویر ہے کہ وہ دلائل دے نہیں سکتے تھے. وہ ہے بار کونسلز ایکٹ. بار کونسل میں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں ریٹائرمنٹ بعد پریکٹس نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ کا جج جو ہے, ہائی کورٹ متعلقہ جہاں وہ جج رہا ہے, کنفرم جج ہوتے ہیں, وہ ہائی کورٹ کی جوڈکس میں متحدہ عدالتوں میں بھی کیس. لیکن ان پرسن جو ہوتا ہے نا کیس ان پرسن آپ نے نظر کی ہے, ان پرسن بطور وکیل تھوڑا پیش ہوئی, ان کے وکیل نہیں آئے, ان کا جناب یہ میری جو ہے عرضداشت سن لیں. یہ جو ان کا ہے نا کوڈ آف کنڈکٹ جس کا, اس میں ہے کہ جج کو ایک تو اعتراض کرنا چاہیے مقدمہ بازی سے. ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ برادر ججز کیس نہیں سن سکتے, اس رشتہ دار دوست تعلق لیا تو برادر ججز ہے نا. یہ سب سے پہلے ایشو آیا تھا جسٹس شبیر سے لاہور ہائی کورٹ کے. وہ کرنل یوسف والے کیس میں ان کے خلاف آبزرویشنز آ گئی تھی, برادر ججز نے اپیل میں ان کے خلاف آبزرویشنز دے رہی تھی ان کے کردار پہ. ٹھیک. تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں. اس وقت بھی میرے خیال کارنیلیس صاحب ہی تھے. اچھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار تم کدھر آ گئے تھے بھائی. ان کا سر تیرے خلاف تو ججمنٹ, ان کا سر اس میں میرے خلاف آبزرویشنز ہیں اس لیے میں آیا ہوں. پھر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے, کیونکہ اس کی ذات
کو उन्होंने मुलवस किया है गैर जरूरी तौर पर। फिर उन्होंने वो जो रिमार्क्स है ना वो हज़फ कर दिए थे हाई कोर्ट के जजों ने जो उनके खिलाफ दिए थे। फिर इसी तरह जस्टिस मुज़ाहिर अली और नकवी साहब हैं, एक इनकी जजमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हाई कोर्ट के जज थे यानी मुज़ाहिर उनके खिलाफ एक ऑब्जर्वेशन दी थी, और उस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ फिर ये खुद गए और उसी शबीर वाले, और फिर जो शबीर वाले केस के ना नज़ीर बना के उन्होंने कहा तू किधर, उनका जनाब वो मेरे खिलाफ ऑब्जर्वेशन है तो मैं तो रिमार्क्स हज़फ करवाना चाहता हूँ। उस केस में तो जजों ने हज़फ करने के लिए मजीद सख्त रिमार्क्स दे दिए थे कि पहले हमने नाम नहीं लिखा था, सिर्फ जज ही लिखा था हाई कोर्ट का, तो अब तो क्योंकि खुद मुद्दई बन गया तो जज का नाम भी हम लिख रहे हैं कि इसने ये हरकत की हुई है। फिर वो हमारे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे और काजी साहब की जो इब्तदाई इन्होंने चैलेंज किया था मेन पिटीशन जो थी उसमें भी एक दफा खुद पेश हुए थे, ठीक, लेकिन उस वक्त वकील मौजूद थे तो उन्होंने कहा आप बैठे हैं आपके वकील, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन वो पेश हो गए। आज वकील नहीं थे, वो अब तीसरा दिन रिश्ता गायब हुए थे, वकील का क्या हुआ ये इनको मौका देना चाह रहे थे। बात का ये भी होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वकील नहीं कहता जज के मुंह पे, लेकिन वो मुद्दई कह सकता है। मसला किसी जज के ऊपर कोई एतराज़ करना हो ना तो सीनियर वकीला जो है वो कहते हैं कि जज का एहतराम इस चीज़ का तकाजा करता है कि उस पर एतराज़ ना किया जाए कि आप इस केस में ना बैठें। तो फिर वो वकील जो है वो उसको कह देता तमदीद को कि तू आप ही कर, ठीक है ना। अगर जज गर्म हो गया तो ठीक है, लेकिन बहुत कम वकील जो है ना एतराज़ करते हैं। ठीक, वैसे इस काजी फायज ईसा वाले केस में एतराज़ किया था उन्होंने जो मेन पहला पिटीशन थी। तो अब हाँ और क्या था सर, बाकी कुछ कमेंट्स हैं, हाँ जल्दी मिसाल के तौर पे जगदीप सिंह साहब हैं हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा जी इमरान खान के दौरे श्रीलंका के दौरान पाकिस्तान और ये श्रीलंका का मुआहदा होना था JF-17 थंडर तैयारों के हवाले से, लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को इनकार करके इंडिया से तेजा तैयारी खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तान 2016 में श्रीलंका ने ख्वाहिश का इज़हार किया था, कुछ बात चली थी कि JF-17 थंडर जो तैयार हैं जो को प्रोटेक्शन है पाकिस्तान और चाइना की, और इसको तो हम F-16 के करीब और कीमत इसकी काफी कम है, तो वो इंडिया ने प्रेशर डाला था उस पर, लेकिन वो जो है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ कि उसको उन्होंने कह दिया नहीं चलो तो से ले लेने ऐसी। और जहाँ तक वो तेजा तैयारे की बात है, तेजा तैयारे और जो है ना JF-17 थंडर जो है इनका कोई मुवाजना नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा पुराना, वो सुकी मेहरान और ये करोड़ा ये कह लेंगे, हाँ ठीक है ना। JF थंडर जो है अगर वो तेजा तैयारे जो है JF-17 अपना हमारे जो थंडर है जिन्होंने अभिनंदन को चाय पिलाने के लिए उतारा था जी, ठीक है ना। हमारा तो यही कहा जाता है ये 17 ही थे, वो कहते हैं F-16 थे, हम कहते हैं कि इनमें और F-16 में थोड़ा सा ही फर्क है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। वो यानी कि XLA और GLA इतना फर्क है। अगर तेजा तैयारे जो हैं वो इतने ही पायदार होते या बेहतर कार्य करते फिर ये राफेल के पीछे क्यों भागते, बिल्कुल ठीक है ना। वो JF-17 का तो मुकाबला करने के काबिल नहीं है तेजा वाले, तो इसलिए वो राफेल पे गए हैं जनाब, आप इनको जरा पकड़ेंगे पाकिस्तानियों को। सर अगर जो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले कुछ नाराजगी का इजहार किया है उन्होंने कमेंट्स में, तो इसलिए मैं उनका जिक्र लाजमी करना चाहता हूँ। एक है शाहजेब BJ, वो नाराज हुए, उन्होंने कहा जी आप इंडियन व्यूअर्स के कमेंट्स का जवाब दे देते हैं और हमें इग्नोर कर देते हैं, तो मुझे जवाब चाहिए। सवाल क्या पूछा उन्होंने? सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तानियों को अब न्याजियों के तजर्बे से हमेशा के लिए रास्ता बंद कर देना चाहिए, तो कानून मंजूर करना चाहिए कि कोई न्याजी किसी आला ओहदे पे ना आए। वो उसकी बात कर रहे हैं ना जिन्होंने हथियार पहन के थे न्याजी और इमरान खान न्याजी की बात। यार ये जो हमारा आईना ने ये कहता है कि नस्ल और सिर्फ की बुनियाद पे किसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, इसलिए कि न्याजी होने की वैसे मैं इसका एक हल निकाल भी सकता हूँ। इसमें जो कानूनी है ना, ये जो कहते हैं ना कि सारे बराबर हैं, आइन का आर्टिकल 25 जी, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला जी, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सारे बराबर हैं, वो पढ़ ले जरा। अच्छा। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ही क्लास के 2 बंदों के साथ अलग अलग सलूक नहीं हो सकता, इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। मसलन कि आप भी
999 कम्युनिकेशन के अफसर हैं, ठीक, मैं भी 999 कम्युनिकेशन का मुलाजिम हूँ, ठीक है ना। बात तो डंडी मार दी। बात सुनो ना, ठीक है ना। अब ये नहीं हो सकता कि आपको के और मेरे दरमियान वो इम्तियाजी सलूक किया जाए, लेकिन अगर 999 कमीशन का में 777 है कोई इदारा, वो अपने मुलाजिम के साथ जो मर्जी करे, ये नहीं कह सकते 999 वालों ने ये नहीं किया। मसलन धोबियों के बारे में कोई कानून बनेगा ना जी, तो वो तमाम धोबियों पे लागू होगा, मोचियों पे नहीं, वो मोची और नाइयों पे नहीं होगा। ये है, अगर ये निकालना है कि इसका इतलाक तमाम न्याजी जो हैं, न्याजियों के कबीले के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सारे न्याजी एक ही काम करेंगे, और बाकी जो है उनके अलग अलग होगी। लेकिन वो आता है मजाक की बात है, वो कैसे ऐसे हो सकता है यार, ठीक है। सर एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं सईद अहमद साहब, उन्होंने भी थोड़ा नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, बार बार इग्नोर कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है या गैर जानिबदार? साथ है या गैर जानिबदार है यार, असल मसला पता क्या है, वो उसको लेके आए हुए, वो एक दूसरे की मजबूरी है, ठीक है ना। इस हद तक वो साथ हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है इनके साथ, पीडीएम के क़यादत के साथ, कि हम सियासत से पीछे हट रहे, टेंशन ना लो, ये सेनेट के इलेक्शनों में हम साबित कर देंगे कि हम ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेनेट के इलेक्शन लानी सब जीत जाएंगे। हाँ जी, वो तो गैर जानिबदार हैं, तो अपना अपना ठीक है, गैर में अपना अपना है, उनकी तो अक्सरियत है ना, वैसे यार हफीज शेख की तो अक्सरियत है ना उनकी, लेकिन कम होनी शुरू हो गई अक्सरियत। नहीं वो ठीक है, वो आज भी एक आजाद रुकन जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल, आजाद रुकन पहले उधर थोड़ा थे वो। हाँ जी, आजाद रुकन ने तो वो हेल्प की हुई थी, वोट दिया होता हमको, लेकिन वो अपोजिशन पे, हाँ जी, वो अपने अलग बेंच में ठीक हो गया। सर अब टाइम ज्यादा होने की वजह से भी कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर नाराज हो जाते हैं। ठीक है। पर मरियम नवाज को 4 मार्च को एक बड़ा इनाम मिलने वाला है उनकी शानदार कारकर्दगी पे। अच्छा वो यार थोड़ी सी बात कर लें, उसमें बड़ा जरूरी है, जो सवाल किया, माफी चाहते हैं जी, तो 1 मिनट में लूंगा जी। ये कहा जा रहा है कि उन्हें सीनियर वाइस चेयरमैन, ठीक है ना, या सीनियर डिप्टी चेयरमैन या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल बनाया जा रहा है। भाई वो केस अदालत में है, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है ना, उसके तहत कोई जो नाअहल हो ना असेंबली के लिए जी, वो किसी पार्टी का अहदेदार नहीं हो सकता। इनकी नायब सदारत भी वो है ना चली हुई है, मेरी बात सुनो सी। लेकिन उसमें उन्होंने ये एक गोल सा काम डाला हुआ है कि क्योंकि ये कोई कंट्रोल करने वाला ओहदा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ इस बुनियाद में ये चली जा रहा है। लेकिन अगर इनके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ गई फिर वो मसला हो जाएगा। ठीक, ये कानून में लिखी हुई बात है। ठीक है ना, ठीक हो गया सर, काफी आज तक। ओके सर, ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।